नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गोवा में धार्मिक यात्रा में भगदड़ मची है। उत्तरी गोवा के शिरगांव में एक धार्मिक यात्रा के दौरान मची भगदड़ में करीब 6 लोगों की मौत और करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। हादसा श्री लहराई यात्रा के दौरान हुआ। इस लहराई यात्रा में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए सीएम प्रमोद सावंत घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। उत्तरी गोवा के एसपी अक्षत कौशल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गोवा के शिरगांव में लहराई देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों के उपचार के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। इसी के साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कैसे हुआ ये हादसा। जी, गोवा के सिरगांव में देर रात यह हादसा हुआ है जिसमें भगदड़ मच गया। भगदड़ में 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, 30 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भगदड़ कैसे मचा इसकी भी जांच की जा रही है। जो नजदीकी अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है, जो जख्मी हालत में। हालांकि वहाँ गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत वहां पहुंचे हैं, उनका जायजा लिया जा रहा है। अभी तक अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है कि किन वजहों से भगदड़ मचाई गई थी। हालांकि भगदड़ की वजह से ही जो वहाँ पे जस्मीन का कहना है कि भगदड़ काफी थी, लोग अपने बचने के लिए आपस में जो वहाँ पे तेजी से जा रहे थे, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और 7 की जो मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की बात की जा रही है और वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे उसमें मामले में जो सुरक्षा को लेकर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात थे, लेकिन भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि इस मामले की पूरी जांच होगी। फिलहाल जो इसमें घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमें देने के लिए। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कहीं बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़े गए तो कहीं जिलों में अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया। बॉर्डर से सटे इलाकों में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। साथ ही सीमा पर स्थित अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में भी 20 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। बताते चलें कि नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कहीं बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़े गए तो कहीं जिलों में अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया है। बॉर्डर से सटे इलाकों में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। साथ ही सीमा पर स्थित अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में भी 20 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इसी के साथ ही हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे अब तक कितने अवैध कब्जे मुक्त कराए जा चुके हैं। बिल्कुल सपना, देखिए बीते 6-7 दिनों से लगातार ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर चल रही। जो नेपाल से लगे सीमावर्ती जिले हैं, चाहे फिर वो महाराजगंज हो, बहराइच हो, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, तमाम जो जिले हैं वहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बॉर्डर के पास अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र से 15 किलोमीटर अंदर तक जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो भी अनियमित हैं या अवैध हैं या बिना मनमानी के बना लिए गए, उनको तोड़ा जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है। और यह कार्रवाई लगातार बीते 1 हफ्ते से इसी तरह से जारी है। और अब तक अगर सभी जिलों को, जो सीमावर्ती जिले हैं, उनको मिला लें तो सैकड़ों की संख्या में जो अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो मदरसे हो, मजारे हो या कुछ और हो, तमाम उन चीजों को या तो हटाया जा चुका है या तो सील किया जा चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए।
और अगली बड़ी खबर रांची से है। हेमंत सोरेन की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। साल 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा अब पड़ोसी राज्य बिहार में अपना झंडा बुलंद करने के लिए कमर कस चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 12 सीट तो तय हैं, लेकिन हमारी तैयारी 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। उन्होंने बिहार की उन विधानसभा सीटों के नाम भी गिनवा दिए हैं जहां से पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पांडे के मुताबिक बिहार की चकाई, कटोरिया, ठाकुरगंज, कोचा धामन, रानीगंज, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूरनपुर, झाझा, छातापुर, सोनबरसा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनेहारी की सीट शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हम बिहार की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी के बड़े भाई की भूमिका में है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में थी। हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए सभी को उचित सम्मान दिया। आरजेडी को चुनाव में मदद करते हुए 4 सीटें झारखंड में जितवाने का भी काम किया गया है। झारखंड चुनाव में हमारे नेता हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक की भूमिका में थे। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता अजय सिंह, ब्यूरो हेड, हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, हेमंत सोरेन की पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने का दम भर रही है। जितनी सीटों पर लड़ना चाहती है, क्या तेजस्वी राजी हो जाएंगे? देखिए, मैं बताऊं कि जो है पिछले जो चुनाव थे, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे झारखंड में, और उसमें जो आशातीत जो सफलता मिली थी, उससे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रमुख है या हेमंत सोरेन है, वो आत्मविश्वास से लड़ रही है। दूसरी तरफ उन्होंने वो जो अभी जो वर्तमान रूप से जो उन्होंने जो संदेश दिया है कि हमारी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर हेमंत सोरेन का ऐसा ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि जो है कि इसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि झारखंड में इनका एस्टेब्लिशमेंट बहुत हो गया है। तो बड़ा व्यापक रूप से प्रचार हुआ, इसीलिए वो बिहार की तरफ, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है बिहार में चुनाव होने हैं, सीमावर्ती जो इनका है बंगाल में, उड़ीसा में, ये जो है उड़ीसा में और बिहार में पहले से भी जेएमएम का जनाधार रहा है, और इसी के सोच को लेकर वो व्यापक तैयारी कर रहे हैं। और वो जो है पिछले जब कुछ दिन पहले जो है हेमंत सोरेन जो है तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, और उनका कहना था कि जो है वो से 16 से 17 सीट के अनुमान जो है आरजेडी जेएमएम लगा रहे हैं कि हमको 16-17 सीटें दी जाए, तो हम अपना जो है सो, क्योंकि उनका जो झारखंड जो सटा हुआ जो इलाका है, वो उसमें जेएमएम का कुछ प्रभुत्व आता है। जैसे पहले भी है, इसके पहले भी जो है जेएमएम के बिहार का एक आधा सीट जो है, जैसे कि जमुई का जो इलाका होता है, वहां से जेएमएम का सीट जो है वो जीतता आ रहा है। इसी कड़ी में जो है उनकी मुलाकात हुई थी, और बिहार में जो गठबंधन के नेता हैं उनके साथ हेमंत सोरेन की लगातार बात हो रही है। और इस बार क्या उनका जो स्ट्रेटेजी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी संकेत दिए हैं, महागठबंधन के नेता भी संकेत दिए हैं कि इस बार जो है जो चुनाव प्रचार में जो स्टार प्रचारक होंगे, उसमें हेमंत सोरेन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कि इनका कद जो है काफी बढ़ गया है, और ये जो है व्यापक रूप से अब ये राष्ट्रीय नेता की पंक्ति में आकर खड़े हो गए हैं। तो देखा जाए तो जो है लगातार जो है हेमंत सोरेन अपना कुनबा जो है बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसको जेएमएम को एस्टेब्लिश करने के लिए वो लगातार सतत प्रयासशील है। इसी कड़ी में जो है बिहार चुनाव में वो इसमें शिरकत कर सकते हैं। जी नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद यह जानकारी हमें देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर आधी रात में फायरिंग कर दी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वह लगातार भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। बीती रात भी पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर हरकत की है और कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों के सामने नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की।
हालांकि भारतीय सेना ने पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर घिरा हुआ है और भारत उसके खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एलओसी पर फायरिंग करके गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना मौके पर डटी है और पाकिस्तान को आईना दिखा रही है। बताते चलें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह लगातार भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। बीती रात भी पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर हरकत की है और कुपवाड़ा उरी और अखनूर क्षेत्रों के सामने नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमसे जुड़े हैं। शेख दाऊद, आपसे जानेंगे, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और अभी बॉर्डर पर क्या हालात हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बताते चलें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह लगातार भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। बीती रात भी पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर हरकत की है और कुपवाड़ा उरी और अखनूर क्षेत्रों के सामने। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमसे जुड़े हैं। शेख दाऊद, आपसे जानेंगे, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, अभी बॉर्डर पर क्या हालात बने हैं? बिल्कुल, लगातार आज अपने रोज भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और आज रात को भी पाकिस्तान ने वहां से फायरिंग की है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज से लग रहा है कि शायद वो वहां से परेशान कर रहे हैं हिंदुस्तान की चौकियों को, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की चौकियों से वापस जो फायरिंग है वो जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दाऊद जी, हमें ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के भोपाल के निजी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरहान पुलिस हिरासत से भागने की फिराक में था। उसने पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की, तभी गोली चल गई जो फरहान के पैर में लगी है। फिलहाल फरहान को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की टीम आरोपी फरहान को लेकर एक और आरोपी अबरार की तलाश में सीहोर जिले के बिल्किसगंज जा रही थी। तभी रात में रातीबड़ थाना क्षेत्र के सरवर गांव के पास फरहान ने पेशाब आने का बहाना कर पुलिस की गाड़ी रुकवाई। पुलिसकर्मी फरहान को लेकर नीचे उतरे, तभी उसने एसआई विजय बामने की पिस्टल छीनने का प्रयास किया। इसी बीच झूमा झटकी में फायर हो गया और गोली फरहान के पांव में लग गई। बताया जा रहा है कि आरोपी फरहान पुलिस हिरासत से भागने की फिराक में था। गोली लगने के बाद पुलिस आरोपी फरहान को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची है, जहां उसका उपचार चल रहा है। फरहान का आरोप है कि उसने लड़कियों से दुष्कर्म कर उनके अश्लील वीडियो बनाए थे। वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल करता था। अब तक इस मामले में 5 पीड़िताएं सामने आई हैं। यह सभी पीड़ित लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता संतोष हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, जिस तरीके का ये मामला आया है, फरहान को उस वक्त गोली लगी जब एक एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की और फरार होने की कोशिश कर रहा था। तब पुलिस ने इस पे गोली चलाई, इसको पैर में लगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो फरहान है, ये छात्राओं से इस पे ऊपर रेप का आरोप है और लव जिहाद जैसे मामलों का आरोपी है। इसने अपना स्वयं ही कबूला है, गुनाह कबूला है और आरोपी जब पुलिस हिरासत में था तो भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान पुलिस ने सुरक्षात्मक ढंग से गोली मारी, उसका एनकाउंटर किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमें देने के लिए।
बताते चलें कि मध्य प्रदेश के भोपाल के निजी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान को गोली लगी है। बता दें कि आरोपी फरहान पुलिस से हिरासत से भागने की फिराक में था। उसने पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की। बता दें कि उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल फरहान को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की टीम आरोपी फरहान को लेकर एक और आरोपी अबरार की तलाश में सीहोर जिले के बिलकसगंज जा रही थी। तभी रात में रातीवड़ थाना क्षेत्र के सरवर गांव के पास फरहान ने इसी बीच झूमा झटकी में फायर हो गया और गोली फरहान के पैर में लग गई। बताया जा रहा है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जनपद बांदा की बरियारी बालू खदान का एक बार सुर्खियों में। बता दें कि जहां बालू खदान में दबंग गुंडों ने एक किसान का खेती खोद डाला। जब किसान ने विरोध किया और मालिक से बात की तो उसे गोली और जान से मारने की धमकी मिली। साथ ही किसान ने दबंग माफियाओं द्वारा नदी में किए जा रहे अवैध खनन की तस्वीर भी भेजी है, जिसमें धड़ल्ले से नदी की जलधारा में खनन किया जा रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है। यह खदान जब से चालू की गई है तब से इस खदान के गुंडों द्वारा कई बार घटनाओं को अंजाम दिया गया। मारपीट, लूट, अपहरण, गैंगरेप और हत्या तक के आरोप इस खदान के गुंडों पर लगे हैं। अवैध खनन तो उनके लिए आम बात है, लेकिन पैसों की गर्मी ऐसी कि अधिकारी और कर्मचारी सब उनकी जेब में रहते हैं। क्या लेखपाल, क्या तहसीलदार, क्या एसडीएम और क्या एडीएम, क्या थानेदार सब इस बालू माफिया की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं और उनकी माला जपते हैं। खनिज अधिकारी की बात करें तो उनकी कार्यशैली को देखकर लगता है कि वह माफियाओं के हाथों केन नदी को लुटवाकर ही मानेंगे। जहां के एडीएम बालू माफियाओं के सामने पत्रकारों को चिरकुट रहते हों, वहां के हालात क्या होंगे आप समझ ही सकते हैं। निजी लगानी जमीन से जो है नदी किनारे पड़ती है, उस खेत से जो है नीचे से जो है रास्ता बना के जो है संजीव कुमार गुप्ता ठेकेदार जितनी रास्ता बनवा के जो है भारी ट्रक जो है निकलवा रहा है। पिछले वर्ष कई बार तहसील के आला अधिकारियों द्वारा नाप हो चुकी चिन्हित करवा दिया गया और जो जमीन छोड़वाई गई थी 20 फुट नीचे ताकि इसका खेत न कटे, वो खेत जमीन को जो है कटवा के और उसने 25-30 फुट की रास्ता कायम कर ली है। रातों रात जब उसको पता चला गौरियार से तो मैं आया गांव वालों ने कहा कि भैया किसी से कोई पूछताछ नहीं है। अन्य जो रास्ताओं वाले खेत पड़ते थे नदी किनारे उनको इसने मैनेजमेंट किया। यहाँ देखने आया, मैं रहता हूँ गौरियार में, देखने आया। हाँ, मेरी चरिया कट चुकी है, पूरा खेत मेरा काटा गया है नीचे। जो प्रशासन ने 2-3 बार नाप करवा के जो मुझको बता गए थे उसके अनुसार करीबन 10 फुट रास्ता इन्होंने जो है नीचे बनाई है, 15 फुट काट के जो है पिच। अच्छा, इस वजह से साहब मुझको बुलवाया भी गया। उसने कहा कि ले लीजिए जो पैसा हो आपका खर्चा नुकसान का और हमको दे दीजिए। हमने कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास थोड़ी ज़मीन है, मैं समझौता नहीं कर सकता। यदि करना है तो मुझको जो है मेरा मुआवजा, मेरा रकबा ज़्यादा है साहब, 9 बीघा 6 बिस्वा खेत था जिसमें जो है उसकी लंबी तरी है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता संजय मिश्रा हमसे जुड़े हैं, आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। सपना, मैं आपको बता दूं कि जनपद बांदा में इस समय योगी जी की सरकार तो ठीक है, प्रशासन में मानी जा रही है, मगर माफियाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और जनपद बांदा की मैं बात करूं, यहाँ उन अपराधियों को बालू खनन दिया गया है जो कभी उनके एफआईआर दर्ज की गई थी बालू खनन में। और आज ये चाहे संजीव गुप्ता हो, चाहे फूल मिश्रा हो, ये सभी लोग जमकर खनन कर रहे हैं। और आपको मैं बताता हूँ, यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए परेशान भी हैं लोग। पानी की बड़ी किल्लत है, बुंदेलखंड वैसे पानी के लिए जाना जाता है। और ये खनन जो केन नदी है हमारे बांदा जनपद में, केन नदी में ऐसा खनन किसी भी सरकार में नहीं हुआ
जो कि इस सरकार में इसका बड़ा खनन हो रहा है और छोटे छोटे पट्टा करके बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा यहाँ खनन किया जा रहा है। अब पानी धरातल में पहुंच गया, यहाँ बांदा वालों को पानी नहीं मिला और खनन बराबर चालू है। पीने का पानी नहीं है, रोडों में सड़कों में ट्रक जब निकलता तो लगता कि बारिश हो गई। इस कदर यहाँ अत्याचार माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, हमें ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।